गुड डे डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम जो है हमने इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाया था। हमने फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन को हमने शुरू किया था। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे। हमने देखे कि कैसे फेवरेबल कंडीशन के दौरान, अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान माइटोस्पोर जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स होते हैं वो पैदा होते हैं। आज जो है हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होगा, और यही को हम जो है जो अपना जनरल इंट्रोडक्शन था फंजाई का उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा बेटा ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई के अंदर, उसमें आप अगर देखोगे 3 स्टेप होते हैं। एक होता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ये 3 स्टेप्स होते हैं फंजाई के अंदर। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स होते हैं, ये तीनों स्टेप्स जो होंगे बेटा, इससे हमें क्या मिलेगा? स्पोर मिलेगा। अब ये स्पोर जो है, स्पोर इन्हें मियोस्पोर कहा जाएगा, है ना। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि स्पोर जो बनते हैं वो माइटोसिस का प्रोडक्ट होता है, इसलिए माइटोस्पोर थे। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का इन्वॉल्व होगा, तो मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसलिए यहाँ पे स्पोर जो है ये किसका नतीजा है? ये रिडक्शन या मियोसिस का नतीजा है, इसलिए स्पोर को जो बेटा है मियोस्पोर कहा जाएगा। अभी मियोस्पोर बनाने के लिए आप देखो तो 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी और तीसरा होता है मियोसिस। अब इस प्रोसेस को ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंजा है ना, मेरे पास एक फंजा है। फंजा के पास आप अगर देखो तो अपोजिट मेटिंग टाइप्स होते हैं। अपोजिट मेटिंग टाइप्स होते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेल रहता है और फीमेल रहता है ना, मेल और फीमेल। अब सबसे पहले क्या होगा कि फंजाई जो है उसके अंदर पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला प्रोसेस होता है जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। अब प्लाज्मोगेमी क्या होता है उसे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंजा है ना, है ना, फंजा है, यह है मेल फंजा है और यह है फीमेल फंजा है। इसका मतलब क्या है? अपोजिट मेटिंग टाइप्स, है ना। ये क्या है? अपोजिट मेटिंग टाइप्स है, मतलब मेल और फीमेल है। अब यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इन स्ट्रक्चर को गैमेटेंजिया कहा जाता है। गैमेटेंजिया कहा जाता है, जिसके अंदर जो है मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 गैमेटेंजिया है, मेल और फीमेल का गैमेटेंजिया है। ठीक है, और सबसे पहले क्या होगा, इस गैमेटेंजिया के बीच में क्या होगा? फ्यूजन होगा, है ना। इस गैमेटेंजिया के बीच में बेटा क्या होगा? फ्यूजन होगा। इस गैमेटेंजिया के बीच में क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। तो गैमेटेंजिया जब फ्यूजन हुआ, इसका मतलब इनके बीच में जो वॉल है ना, इनके बीच में जो वॉल से दीवार है वो क्या हो जाएगा? इसका ये गल जाएगा। वॉल क्या हो जाएगा? गल जाएगा। अब गैमेटेंजिया के अंदर क्या था? गैमेटेंजिया के अंदर आप ध्यान से देखो तो गैमेटेंजिया के अंदर क्या था? प्रोटोप्लाज्म था। क्या था? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। गैमेटेंजिया के अंदर बेटा क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो आप अगर देखो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, दोनों गैमेटेंजिया का प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या हुआ?
फ्यूज, है ना, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब गैमेटोजेनिया के अंदर आप अगर देखो तो साथ ही साथ इनके जो है क्या रहेंगे बेटा, इनके खुद के मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है ना, इनके खुद के न्यूक्लियस है। अब मान लेते हैं कि ये जो फंजा है इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, एन है, और इस फंजा का भी जो न्यूक्लियस है बेटा ये क्या है, एन है। अब इनिशियली क्या हुआ कि देयर इज ए फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो गया, लेकिन क्या न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, न्यूक्लियस तो नहीं फ्यूज हुआ है। इसका मतलब अपने न्यूक्लियस अभी तक n+n कंडीशन में है। दैट मीन्स ये मेल गैमेटोजेनिया का न्यूक्लियस और फीमेल गैमेटोजेनिया का न्यूक्लियस अभी तक कैसा है, अलग अलग है। इसका मतलब n+n किस में है, n+n कंडीशन में है। जब ऐसे होता है तो इस प्रोसेस को आप अगर देखो तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन कहा जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं हुआ है, तो इस पहले स्टेप को जो है बेटा क्या कहा जाएगा, इसे प्लाज्मोगेमी कहा जाता है, प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, देयर इज फ्यूजन बिटवीन opposite gametes, that is male and female, है ना। मेल और फीमेल गैमेट के बीच में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, अपोजिट गैमेट्स दैट इज मेल एंड फीमेल, बट देयर इज नो फ्यूजन, नो फ्यूजन of nucleus, है ना। तो गैमेट का तो फ्यूजन हो गया बेटा, लेकिन यहां पे क्या, किसका फ्यूजन नहीं हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ। मतलब अपोजिट गैमेटोजेनिया जिसके अंदर गैमेट पाए जाएंगे उसका फ्यूजन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये जो फेस है ना, अब ये जो फेस है ध्यान से देखो, अब ये जो फेस है जहां पे मुझे क्या मिला है, जहां पे मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि n+n कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, n+n कंडीशन। इसका मतलब एक सेल के अंदर, है ना, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है ना। अब देखो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है इसे कैरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कैरियन कहा जाता है। अब देखो यहां पे एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसे डाई कैरियन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, n+n स्ट्रक्चर को डाई कैरियन कहा जाता है ना, n+n स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर n+n कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर जिस फेस में पाया जाता है, इस फेस को ना फेस इन विच डाइकैरियन इज फाउंड कॉल्ड, है ना, फेस जिसमें डाइकैरियन पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे डाइकैरियो फेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डाइकैरियो फेस कहा जाता है ना। इज दिस क्लियर। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। इसका मतलब एक ही सेल के अंदर कितने, 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए तो n+n कंडीशन है। इस मतलब ये जो n+n कंडीशन है जिस फेस में, मतलब जिस काल विधि में आपको देखने को मिलता है, इसको हम डाइकैरियो फेस कहते हैं और स्ट्रक्चर को डाइकैरियन कहा जाता है। अब किस में ये पाया जाएगा वो क्वेश्चन है, राइट। तो हमने जैसे जैसे फंगाई को आगे बढ़ाया तो आपने
यहाँ पे समझा होगा कि फंजाई जो होते हैं कुछ डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे फाइकोमाइसिटिस होता है, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस। अब क्वेश्चन है कि ये डाइकैरियोफेज किस में पाया जाएगा, है ना, विच फंजाई के अंदर पाया जाता है ना डाइकैरियोफेज। सबसे पहले देखते हैं फाइकोमाइसिटिस। पहला आता है फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस के अंदर हमने एक कंडीशन देखा था, सिनोसाइटिक हाइफे, है ना, डू यू रिमेंबर, सिनोसाइटिक हाइफे हमने देखा था। अब बेटा ये ऐसा फंजाई होता है जिसके अंदर डाइकैरियोफेज नहीं रहता है। डाइकैरियोफेज क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी के बाद जो n+n कंडीशन है वो बहुत देर के लिए वैसे के वैसा रहेगा, है ना, वैसे के वैसा रहेगा, और ये सस्पेंडेड फेज या रेस्टिंग फेज जो रहेगा जिसके अंदर डाइकैरियोफेज मतलब सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बहुत देर तक रहता है, उसे हम रेस्टिंग फेज या डाइकैरियोफेज कहते हैं, है ना। इन फाइकोमाइसिटिस प्लाज्मोगेमी is immediately followed by what बेटा, कैरियोगेमी। इसका मतलब जो आपका डाइकैरियोफेज है n+n, ये इमीडिएट क्या हो जाएगा, इमीडिएट इसमें फ्यूजन देखने को मिलता है, इन दोनों के अंदर फ्यूजन देखने को मिलेगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनने को मिलता है। इसका मतलब फाइकोमाइसिटिस के अंदर आपको डाइकैरियोफेज, है ना, इज नॉट फाउंड, है ना। मतलब प्लाज्मोगेमी के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होने तक एक काल विधि रहती है, टाइम रहता है या फेस रहता है। वो फेस आपको फाइकोमाइसिटिस के अंदर ना के बराबर देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइकोमाइसिटिस के अंदर डाइकैरियोफेज के बाद इमीडिएटली न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट बनता है। इसका मतलब इसके अंदर, है ना, या तो डाइकैरियोफेज बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहेगा या तो डाइकैरियोफेज एब्सेंट होगा। इज दिस क्लियर? ओके। दूसरा आता है अगला, दूसरा, व्हाट अबाउट एस्कोमाइसिटिस एंड होम बेसिडियोमाइसिटिस। बेटा एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में देखा जाता है कि एक बार जो n+n कंडीशन बनता है, राइट, जैसे n+n कंडीशन बना, अब ये n+n कंडीशन जो बना है इससे जो है एक पूरा माइसिलियम बनता है ना, इससे पूरा क्या बनेगा, माइसिलियम बनता है, जहां पे हर एक सेल के अंदर बेटा क्या देखने को मिलेगा, हर एक सेल के अंदर each cell will contain how many nucleus, 2 nucleus। और इसका मतलब एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में जो आपका डाइकैरियोन बनता है वो इमीडिएट फ्यूज करके जाइगोट जो है वो बनाता नहीं है। एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में ये इमीडिएटली क्या नहीं बनाएगा, ये इमीडिएटली फ्यूज होके क्या नहीं बनाएगा, इमीडिएटली फ्यूज होके जाइगोट नहीं बनाएगा। जबकि जो आपको n+n है, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने डाइकैरियोन कहा, ये डाइकैरियोन पहले
सभी सेल को डाइकैरियोटिक बना देगा, सभी सेल को क्या बनाएगा, डाइकैरियोटिक बनाएगा। इसलिए हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम डाइकैरियोटिक माइसिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक माइसिलियम कहते हैं, है ना। मतलब डाइकैरियोटिक सेल, हर एक डाइकैरियोटिक सेल जो है वो पूरे माइसिलियम में रहेंगे, और ऐसा माइसिलियम डाइकैरियोटिक माइसिलियम होता है। इसका मतलब ये जो फेस है जिसके अंदर डाइकैरियोटिक माइसिलियम पाया जाएगा, है ना, उस फेस को हम क्या कहेंगे, उसे हम डाइकैरियोटिक फेस कहते हैं, है ना। डाइकैरियोटिक फेस जो होता है ये आपको लॉन्गेस्ट जो है वो बेसिडियोमाइसिटिस में पाया जाएगा, याद रखना। जबकि शॉर्ट जो है वो एस्कोमाइसिटिस में पाया जाता है। मतलब लॉन्गेस्ट अगर डाइकैरियो फेस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम तक आपका डाइकैरियोटिक माइसिलियम रहेगा, वहाँ पे वो कौन सा फेस है, वो आपको किस में देखने को मिलेगा, सबसे इवॉल्व फंजाई जो है ना। सबसे इवॉल्व फंजाई कौन सा है, ये बेसिडियोमाइसिटिस है। बेसिडियोमाइसिटिस में आपको देखने को मिलेगा। जबकि एस्कोमाइसिटिस जो है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एस्कोमाइसिटिस के अंदर भी डाइकैरियो फेस रहेगा। मतलब सेकेंडरी या डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनेगा, किससे, डाइकैरियन से सेकेंडरी माइसिलियम बनेगा। लेकिन ये जो है वो कुछ ही टाइम के लिए आपके पास रहेगा, ठीक है। अब जब मैं फंजाई पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये डाइकैरियन से डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनता है। फिलहाल के लिए बस ये जान लो कि डाइकैरियन जो है डायरेक्टली जाइगोट नहीं बनाएगा, जबकि ये क्या बनाएगा, ये बनाता है, ये क्या बनाता है, ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनाता है। इसका मतलब फाइकोमाइसिटिस के अंदर डाइकैरियोटिक माइसिलियम नहीं बनता है ना। तो इसे जो है दूसरा नाम क्या है, इसे सेकेंडरी माइसिलियम भी कहा जाता है, सेकेंडरी माइसिलियम। इसका मतलब जिस माइसिलियम के अंदर सिर्फ सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है वो प्राइमरी माइसिलियम होता है। जिस माइसिलियम के अंदर एक सेल के अंदर कितने, 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे सेकेंडरी माइसिलियम कहा जाता है। तो जितने टाइम के लिए सेकेंडरी माइसिलियम रहेगा जिसके अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज रहेगा, डाइकैरियोटिक का मतलब क्या है, n+n, जितना देर रहेगा उतना ही लॉन्गेस्ट क्या रहेगा, डाइकैरियो फेस रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जो आपका डाइकैरियोटिक माइसिलियम है, राइट, ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम जो है ना, ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम जो है बेटा, ये एस्कोमाइसिटिस के अंदर है ना, एस्कोमाइसिटिस के अंदर ऐसा एक बैग जैसे बनाता है जिसे एस्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्कस कहा जाता है ना। एस्कस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वहीं पे आप अगर देखो तो यही डाइकैरियोटिक माइसिलियम जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, किसके अंदर, ये बनाएगा किसमें, बेसिडियो के अंदर, बेसिडियोमाइसिटिस। इसका मतलब पहले डाइकैरियन जो है वो सभी सेल को डाइकैरियोटिक बना देगा। डाइकैरियोटिक माइसिलियम जो है एस्कोमाइसिटिस के अंदर एक जैसे बैग जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है। अब ये जो होता है एक क्लब जैसे लगता है। क्लब क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा कि गोल्फ जो होता है ना, गोल्फ जो होता है उसका बैट जो होता है उसे क्लब कहा जाता है ना, क्लब।
वैसे ही क्लब जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये क्लब स्ट्रक्चर किसने बनाया? ये सेकेंडरी माइसिलियम ने बनाया है ना। सेकेंडरी माइसिलियम ने ये क्लब जैसे स्ट्रक्चर और यहाँ पे एस्कस बनाया है। अब क्लब जो होता है इसे बेसिडियम भी कहा जाता है, इसे बेसिडियम भी कहा जाता है, इसलिए ये जो फंजा है इसका नाम क्या है? बेसिडियम माइसिटिस है। तो याद रखना कि यहाँ पे सेकेंडरी माइसिलियम जो है वो एस्कस बनाता है, और एस्कोमाइसिटिस के केस में और बेसिडियोमाइसिटिस के केस में ये क्लब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बेसिडियम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आप अगर देखो तो यहाँ तक आपका डाइकेरियोफेस रहता है। तो डाइकेरियोफेस कुल मिला के क्या है? तो डाइकेरियोफेस की परिभाषा क्या होगी? phase in which न्यूक्लियस जो होता है रिमेन अनफ्यूज्ड फॉर वेरिएबल टाइम, है ना, वेरिएबल पीरियड बिफोर दे फॉर्म जाइगोट, है ना। तो जाइगोट बनने से पहले एक फेस रहेगा जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो क्या रहेगा? कुछ देर के लिए अनफ्यूज रहता है। न्यूक्लियस कैसा रहता है? कुछ देर के लिए अनफ्यूज रहता है, और ये वेरिएबल पीरियड के लिए, जैसे मैंने बताया बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर ज़्यादा देर के लिए रहेगा, ऐसे ही सेकेंडरी माइसिलियम के फेस में, और वहीं पे एस्कोमाइसिटिस में कम टाइम के लिए रहेगा। कब तक? जाइगोट बनने से पहले ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये डाइकेरियोटिक फेस में रहेगा जहाँ पे न्यूक्लियस प्लाज्मोगेमी तो होती है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होता है, और ये बहुत देर तक रह सकता है। जितने देर तक रहेगा उस कालांतर को हम क्या कहते हैं? डाइकेरियोफेस कहते हैं। डाइकेरियोफेस अल्टीमेटली लीड्स टू बैग लाइक स्ट्रक्चर इन एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियम इन व्हाट? क्लब फंजाई, जिसको हम बेसिडियोमाइसिटिस कहते हैं। आगे आओ, अब देखो तीसरा जो है ना, हाँ दूसरा जो है इसे हम कैरियोगेमी कहते हैं, है ना। तो प्लाज्मोगेमी हमने देख लिया। प्लाज्मोगेमी का मतलब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है तो इमीडिएटली अगर जाइगोट बनेगा, मतलब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बाद इमीडिएटली अगर न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो ऐसा फाइकोमाइसिटिस में होता है। इमीडिएटली अगर फ्यूज नहीं होता है, जहाँ पे डाइकेरियन जो होता है वो बढ़ के सेकेंडरी माइसिलियम बनाता है, ऐसा आपको एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में दिखता है। इसका मतलब एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस में प्रोमिनेंट या अच्छी तरह से आपको डाइकेरियोफेस देखने को मिलता है ना। डाइकेरियोफेस कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? मतलब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में जो आपका फेस होता है ना, फेस बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी इज नोन एज डाइकेरियोफेस। डाइकेरियोफेस के बाद कहीं ना कहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी इज नथिंग बट इट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। तो कैरियोगेमी क्या होती है? कैरियोगेमी एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जहां पे न्यूक्लियस ऑफ द टू मेटिंग टाइप्स,
याद है हमने दो मीटिंग टाइप्स लिए थे, है ना। हमने यहाँ पे क्या लिया था, दो मीटिंग टाइप्स लिए थे, मेल और फीमेल। इसके न्यूक्लियस जो है क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है। अब फ्यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी रिजल्ट इन व्हाट, zygote, which is diploid, है ना। तो हमने यहां पे क्या देखा कि आपके पास जो कंडीशन था n प्लस n, ये अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इसमें फ्यूजन हो जाता है। किसमें फ्यूजन, किसमें होगा, न्यूक्लियस। मतलब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। अब फ्यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दोनों से फ्यूज होके जाइगोट। और जाइगोट जो है ये क्या होता है, 2n होता है। मतलब ये क्या है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है ना, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो कैरियोगेमी इज नथिंग बट इट इज जस्ट फ्यूजन ऑफ द, मतलब n प्लस एन बना था तो न्यूक्लियस फ्यूजन तो नहीं हुआ था, प्लाज्मोगेमी हुआ था। तो किसी किसी में डाइकैरियोफेस होगा तो देर से होगा, किसी किसी में डाइकैरियोफेस नहीं रहेगा तो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो जाइगोट मतलब फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा फेस जो आता है ना, तीसरा जो आता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मियोसिस कहते हैं, है ना, मियोसिस कहते हैं। अब मियोसिस के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी फंजाई जो होता है बेटा, एक फंजाई जो होता है ना, ये फंजाई हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है या एन होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमने यहाँ पे देखा तो हमने क्या देखा, 2n देखा। तो 2n फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फंजाई को अल्टीमेटली क्या बनना पड़ेगा, n बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे 2n है। तो आप अगर देखो तो मियोसिस क्या होता है, इट इज रिडक्शन ऑफ द जाइगोट, है ना, रिडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट। मतलब डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है उसका रिडक्शन होगा। which gives rise to what, haploid sexual spores। और इन्हीं स्पोर्स को मैंने क्या कहा था, मियोस्पोर्स। क्योंकि ये किसके प्रोडक्ट है, ये मियोसिस के प्रोडक्ट होंगे, तो इन्हें मियोस्पोर कहेंगे हम। इज दिस क्लियर। तो यहां पे देखो तो सिंपल सी बात है, मेरे पास था जाइगोट, है ना, जाइगोट था 2n। जाइगोट जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। और डिवाइड करने की वजह से, डिवाइड मतलब ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस से क्या मिलता है, हैप्लॉइड स्पोर्स मिलते हैं। क्या मिलता है, हैप्लॉइड स्पोर्स मिलते हैं। अब यही मैं आपको समझा रहा था। जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर था, है ना, ये किस में था बेटा, एस्कोमाइसिटिस के अंदर था। एस्कोमाइसिटिस में मैंने आपको समझाया था कि नीचे जो माइसिलियम रहता है ये कौन सा रहता है, डाइकैरियोटिक माइसिलियम रहता है। डाइकैरियोटिक माइसिलियम जो है यहाँ पे क्या रहेगा, n प्लस एन रहेगा, किसमें, एस्कस के अंदर। तो एस्कस के अंदर n प्लस एन जो है वो लास्ट इसमें क्या हुआ था, n प्लस एन, वो 2n हो जाता है। 2n क्या होता है, जाइगोट हो जाता है।
और 2n के बाद ये क्या करेगा, ये करेगा मियोसिस, है ना, मियोसिस। और मियोसिस से इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा। अब ये स्पोर्स जो बनेगा, ये स्पोर कैसे होगा, हैप्लॉइड होगा। और क्योंकि ये है स्पोर किस में बन रहा है, क्योंकि ये स्पोर एस्कोमाइसिटिस बनेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इन्हें हम एस्कोस्पोर कहेंगे, इजंट इट। तो एस्कोस्पोर जो है वो किसके स्पोर्स रहेंगे, दे विल बी सेक्सुअल स्पोर ऑफ द एस्कोमाइसिटिस। वही पे मैंने आपको दिखाया था कि बेसिडियम, बेसिडियम है ना, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया था, है ना। इसके अंदर भी आप अगर देखो नीचे क्या था, नीचे भी एस्कोमाइसिटिस जैसे ही यहाँ पे क्या था, डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक माइसिलियम, है ना। डाइकैरियोटिक माइसिलियम में ऊपर था बेसिडियम, बेसिडियम में n+n था, तो बेसिडियम आगे जाके क्या बनेगा, बेसिडियम में फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे 2n बनेगा, है ना। अब 2n के बाद इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा, है ना। मियोसिस के वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ ऐसे स्पोर बनते हैं, है ना। ये स्पोर जो है क्या, कौन से स्पोर होंगे, ये हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और क्योंकि ये किस में बनेंगे, ये कौन सा फंजा है, बेसिडियोमाइसिटिस है, तो इसकी वजह से ये स्पोर जो हैप्लॉइड बनेंगे इन्हें क्या कहेंगे, बेसिडियो स्पोर्स कहेंगे। इज दिस क्लियर। तो आप अगर सुन रहे हो कि बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, ये सभी स्पोर जो होते हैं, ये कौन से स्पोर है, ये सेक्सुअल स्पोर होते हैं। इज दिस क्लियर। लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस के अंदर एस्कोमाइसिटिस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर कौन से स्पोर बनेंगे, बेसिडियो स्पोर बनेंगे। जाइगोमाइसिटिस के अंदर कौन से, जाइगोस्पोर बनेंगे। ऊमाइसिटिस के अंदर कौन से स्पोर बनेंगे, ऊ स्पोर बनेगा। यहां पे एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी में जाइगोमाइसिटिस या ऊमाइसिटिस नहीं दिया है, तो इन दोनों की जगह पे आपको एक टर्म मिलेगा, है ना, कौन सा, फाइकोमाइसिटिस। इसका मतलब फाइकोमाइसिटिस के अंडर ही कौन आता है, फाइकोमाइसिटिस के अंदर ही जाइगोमाइसिटिस या ऊमाइसिटिस आता है। तो अगर आप जाइगोस्पोर सुन रहे हो या ऊ स्पोर सुन रहे हो, ये बेसिकली स्पोर किसके होंगे, फाइकोमाइसिटिस के होंगे। एस्कोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल स्पोर कौन सा होगा, एस्कोस्पोर होगा। बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर बेसिडियोस्पोर होगा। अब आप अगर थोड़ा और बुद्धि लगाओगे तो देखोगे कि बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो एक्सोजिनस बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक्सोजिनस बनते हैं। जबकि यहाँ पे एस्कोमाइसिटिस के अंदर स्पोर जो बनते हैं बेटा, एक बैग के अंदर बनते हैं, तो ये एंडोजिनस स्पोर होंगे, है ना। एस्कोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली बनते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर स्पोर कैसे बनते हैं, एक्सोजिनसली बनते हैं। साथ ही साथ और एक चीज ध्यान में रखना, ड्यूटेरोमाइसिटिस जो होता है, ड्यूटेरोमाइसिटिस, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, एब्सेंट, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये परफेक्ट स्टेज होता है, इसलिए ड्यूटेरोमाइसिटिस जो होता है इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। बेटा आई होप कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर। अब देखो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनते हैं, ये स्पोर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये स्पोर जो है आपको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पे देखने को मिलता है जिन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, है ना। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है, लेट अस सी। जैसे मैंने आपको अभी एस्कोमाइसिटिस का दिखाया था, जैसे ये जो है इसे फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रूटिंग बॉडी। आपने घर पे मशरूम लाया होगा, बटन मशरूम, काटने की बाद आपको कैसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, राइट? तो इसे फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। है ना। अब ये क्या है? ये तो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये वाला, है ना। ये जो है उसको मैंने क्या किया है, उल्टा आपको लटका के दिखाया। ये एस्कस है ना। ये क्या है? एस्कस है। और एस्कस के अंदर क्या बनेगा? छोटे छोटे स्पोर बनेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? एस्कोस्पोर है। अब एस्कोस्पोर किस में बन रहा है? एस्कस में बन रहा है। और एस्कस किस पे बन रहा है? फ्रूटिंग बॉडी। तो वी कैन से दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स होते हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा स्पोर्स जो होते हैं, दे आर फॉर्म्ड वेयर ऑन द फ्रूटिंग बॉडीज। स्पोर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन are formed on what? fruiting body, है ना। याद रखना, फ्रूटिंग बॉडी पे आपको एस्कस और एस्कस पे एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर क्या है? सेक्सुअल स्पोर है एस्कोमाइसिटिस का। वैसे ही बेसिडियोमाइसिटिस का भी होगा। बेसिडियोमाइसिटिस का भी फ्रूटिंग बॉडी रहेगा, उस पर बेसिडियम रहेगा, और बेसिडियम पे ऊपर बेटा क्या रहेगा? बेसिडियो स्पोर रहेगा। कुल मिला के सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं एक स्ट्रक्चर पे बनते हैं। इन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि यहाँ तक आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा खासा जो है क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके डाउट्स थे वो थोड़े क्लियर हो गए होंगे। सेकेंडरी माइसिलियम हमने देखा, कुछ वहाँ पे कन्फ्यूजन रहा होगा। आगे जाके हम फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये बनता है, राइट। कैसे कैसे इस कैरियन से आपको डाइकैरियोटिक माइसिलियम मिलता है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन रह सकता है, ये बाद में आके आपको क्या करूँगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आई होप कि बाकी सब कुछ जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो हो गया बेटा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आखिर का आपके और एक बचता है जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन में सिंपल सी बात है, जैसे मेरे पास एक फंजाई का है ना, फंजाई का एक क्या है बेटा? फिलामेंट है ना। फिलामेंट क्या है? एक हाइफे से बना हुआ लंबा ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। अब किसी तरह से ये फिलामेंट जो है वो क्या हो गया, ये कट गया है। ये कटने की वजह क्या हो सकती है? एनिमल इस पे क्या किया, स्टेप कर दिया इस पे, है ना। ये डीके हो गया, है ना। हवा की वजह से, किसी वजह से जो है ये फिलामेंट जो है वो क्या हो सकता है, कट सकता है। और कटने की वजह से ये फिलामेंट क्या करेगा,
दो हिस्सों में बटेगा, है ना, या बहुत सारे हिस्सों में क्या कर सकता है ये फिलामेंट बट सकता है ना। जैसे फिलामेंट कितने, दो हिस्सों में बट गया, इसका मतलब जो हमें हर एक हिस्सा मिला है, जैसे ये मिला है और ये क्या है, दिस आर फ्रेगमेंट्स, है ना, ये क्या है, फ्रेगमेंट्स। और ये फ्रेगमेंट जो है वो क्या करेगा, नए फंजाई को बनाएगा, है ना, गिव राइज टू व्हाट, गिव राइज टू न्यू फंजाई। इज दिस क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि अलग अलग फोर्सेस की वजह से फंजाई का फिलामेंट जो है वो दो हिस्सों में या बहुत सारे हिस्सों में कट सकता है, और कटे हुए हिस्सों को हम फ्रेगमेंट कहते हैं। और फ्रेगमेंट, ऐसा फ्रेगमेंट जो है नए फंजाई को बना सकता है, और इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है वो है जैसे बडिंग, है ना, बडिंग। और तीसरा जो है इट इज फिशन, है ना, फिशन। अब बडिंग और फिशन जो है, इसके दोनों के एग्जाम्पल आप अगर देखोगे, बडिंग का भी एग्जाम्पल ईस्ट होता है, फिजन का भी एग्जाम्पल जो है ये क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। बडिंग के अंदर आप अगर देखोगे तो सिंपल सी बात है, जैसे एक पेरेंट सेल रहेगा, है ना, पेरेंट सेल रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। अब पेरेंट सेल जो है अपने ऊपर ऐसा एक अनइक्वल आउटग्रोथ बनाता है। क्या बनाता है, मतलब इसके बॉडी पे आप अगर देखोगे छोटा सा एक अनइक्वल आउटग्रोथ बनता है। इस आउटग्रोथ को जो है इसे बर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्ड कहा जाता है। अब यहां पे आप अगर देखो तो वो एक पेरेंट का न्यूक्लियस था, ये पेरेंट का न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, और इसका एक हिस्सा जो है ना, मतलब ये डिवाइड होके एग्जैक्टली ऐसे पेरेंट जैसा ही एक न्यूक्लियस कहाँ पे जाएगा, इस बर्ड के अंदर जाएगा। अब बर्ड क्या करेगा, मैच्योरिटी पे, है ना, जब मैच्योर हो जाएगा तब क्या करेगा, ये बर्ड जो है अपने पेरेंट सेल से क्या करेगा, पेरेंट सेल से हटके क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा, है ना। इज दिस क्लियर? तो ये पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल से एक अनइक्वल आउटग्रोथ बना जिसे बर्ड कहा। पेरेंट सेल ने न्यूक्लियस क्या किया, न्यूक्लियस को डिवाइड किया, है ना, न्यूक्लियस डिवाइड होने से नया न्यूक्लियस जो बना वो एक कहाँ पे डाल दिया, एक डॉटर मतलब अनइक्वल आउटग्रोथ में डाल दिया। इस इक्वल आउटग्रोथ को हमने बर्ड कहा। अब मैच्योरिटी भी ये बर्ड गिर के क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, ग्रो करेगा, है ना, खुद से इंडिपेंडेंटली ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। ऐसा जब होता है, ठीक है, ऐसा जब होता है तो इसको क्या कहा जाता है, बडिंग कहा जाता है। वहीं पे आप अगर देखो तो फिजन में क्या होता है, जैसे मेरे पास एक सेल है ना, जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अगले इसमें देखो क्या होता है, धीरे धीरे ये न्यूक्लियस क्या होगा, है ना, न्यूक्लियस एलोंगेट हो जाएगा, है ना, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, लंबा खींच जाएगा। देखो न्यूक्लियस क्या करेगा, लंबा खींच जाएगा, और धीरे धीरे बीच में से क्या हो जाएगा, फरो होना स्टार्ट हो जाएगा। फरो का मतलब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अल्टीमेटली आप अगर देखो
कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। तो सेल जो है यहाँ पे टूटने जा रहा है और फाइनली आप अगर देखो सेल कितने 2 हिस्सों में बट जाएगा, है ना। जो 2 हिस्से मिलेंगे इसे हम डू डॉटर सेल कहेंगे। अब फिजन और बडिंग में डिफरेंस क्या है? बडिंग में आखिर में मुझे पता है कि पेरेंट सेल कौन है ना। आखिर में मुझे क्या पता है? पेरेंट सेल क्या है। इसका मतलब बडिंग के अंदर पेरेंट सेल अपने आइडेंटिटी को खोता नहीं है। आखिर में मुझे पता है पेरेंट सेल कौन सा है, और बर्ड जिसे मैंने क्या कहा बेटा, डॉटर सेल होता है ना। तो डॉटर सेल जो है वो कौन सा है, पेरेंट सेल कौन सा है वो पता चलेगा। इसका मतलब यहां पे अनइक्वल डिवीजन है। लेकिन यहां पे आप अगर देखो, ये जो पेरेंट सेल जिससे हमने शुरुआत की थी, पेरेंट सेल बाद में जाके अपनी आइडेंटिटी खो देता है। मतलब 2 सेल में से कौन सा पेरेंट सेल है वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, 2 डॉटर सेल, है ना। इसका मतलब यहां पे डिवीजन जो है वो क्या हुआ है, यहां पे इक्वल डिवीजन होता है। क्या, कौन सा? इक्वल डिवीजन होता है। जबकि यहां पे कैसा डिवीजन है, अनइक्वल डिवीजन, है ना। सो डिवीजन, फिजन के केस में इक्वल डिवीजन और बडिंग के केस में अनइक्वल डिवीजन। दोनों प्रकार के जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं वो दोनों ईस्ट में पाए जाते हैं। इज दिस क्लियर? ओके। नेक्स्ट एक छोटा सा जो टॉपिक है मैं आपको कवर करके ये वीडियो क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो फंजाई जो होते हैं 2 प्रकार के पाए जा सकते हैं। याद रखना, फंजाई या तो यूनिसेलुलर होते हैं, है ना, या तो फिलामेंटस होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल रिप्रेजेंट फंजाई, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है ईस्ट होता है। जबकि फिलामेंटस का मतलब क्या है, फंजाई जो होता है मैनी सेल है ना, मैनी सेल्स फॉर्म लॉन्ग थ्रेड, है ना। बहुत सेल मिला के लॉन्ग थ्रेड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, है ना, फिलामेंट, ठीक है। मतलब फंजाई जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं, है ना। मैक्सिमम फंजाई क्या होते हैं, फिलामेंटस, एक्सेप्ट होम ईस्ट, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नीट के हिसाब से याद रखना। मैक्सिमम फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, ईस्ट है, जो कि फिलामेंटस नहीं रहता है। तो एग्जाम में आ गया अगर ऑल फंगाई आर फिलामेंटस, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो फिलामेंटस नहीं रहता है, ये यूनिसेलर रहता है। बेटा आई होप कि ये वीडियो जो है आपके किसी काम का रहा, ठीक है। काम का अगर रहा तो अपने वीडियो को जो है अच्छे से जो है भरपूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाओ और अपने दोस्तों से भी शेयर करो। और साथ ही साथ जो है जो भी वीडियो आप देख रहे हो उससे जो है भरपूर लाभ लेने की कोशिश करो। आई विश यू ऑल ए गुड डे। नेक्स्ट बार जो है हम अच्छे से फंजाई का क्लासिफिकेशन कैसे होता है उसे हम देखेंगे। आई होप कि यहाँ तक जो भी फंजाई का पढ़ाया गया है वो आपने अच्छे से सुन लिया हुआ, क्योंकि यही जो है आपको क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।